आप कहीं मत ये सोचिए कि इससे बढ़िया मटेरियल मिल जाएगा। इस चक्कर में हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब से जाकर हम पढ़ लें, तो एकदम मैं बता दूं आपसे कि यूट्यूब के चक्कर में पढ़ेंगे आपका पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। जो आप एक्चुअली चाहेंगे वो यूट्यूब पर वो चीज़ है ही नहीं। अगर है भी तो 5 मिनट की इंफॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम 2 घंटा अपना बर्बाद करना पड़ेगा। तो एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपका मेंटर हूँ, इस वजह से मैं आपको बार बार चेतावनी देता हूँ। अगर किसी को इस बात की बुरा लगती हो तो वो सीधा बोल सकता है, ठीक है। किसी को अगर ये बात लगे कि सर खाली ऐसे ही बोलते रहते हैं, मतलब ये है वो है, देखिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस, मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं ना उनको रियलिटी पता चले। एक अच्छा शिक्षक का मतलब यही होता है कि जो आपके चश्मे का नंबर बदल दे। चश्मे का नंबर का मतलब है कि जो सही चश्मे से दुनिया दिखाए। ऐसा नहीं कि मैं खाली बेवकूफ बना के आपको खाली इधर उधर करूँ, उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप एक बार याद रखेंगे हमसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपुल चनल जी, जो कि राजस्थान से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने बुक का भी एक लॉन्च कर दिया था। चलिए शुरू करेंगे क्लास बिना किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। देखिए, आप अगर इसको पेड क्लास ले रहे हैं तो इसमें बेनिफिट यही है, लोग भ्रम में जी रहे हैं और खाली बस जानते एक दूसरे की बातों से उनकी बात मान रहे हैं जो खुद भी कभी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, वैसे लोगों की बातें मान रहे हैं। और मान लीजिए क्वालिफाई किए भी हैं तो वो कब किए हैं ये भी डिपेंड करता है। 2018 का पैटर्न, 20 का पैटर्न, 25 का पैटर्न सब चेंज है। आप देख रहे हैं ना कि कितना अब रिटर्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आ रहा है ना। तो क्यों बदला पैटर्न? पैटर्न बदलेगा आगे जाके और बदलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार चेतावनी देता हूं। लेकिन आप अगर मानेंगे तो आगे अच्छा करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे, इधर कभी उधर कभी इधर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और बहुत ही जबरदस्त हम लोगों की क्लास होने वाली है, ठीक। आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैंने बताया नहीं कि टॉपिक कौन सा है। क्या आप लोगों को पता है कौन सी टॉपिक है आज? मैसेज टाइप करिए फटाफट। कितने लोगों को पता है आज का कौन सा टॉपिक है? आपको पता होना चाहिए। आज जब हमारी क्लास में आते हैं आपके अंदर वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। डाइजेस्टिव, भीम प्रकाश जी रिस्पिरेटरी बोल रहे हैं, नहीं भाई, डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी कल ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी हम लोगों ने कल खत्म कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। और थोड़ा सा हम लोग को सही लेके चलना भी है। तो ये हमारा बैच चल रहा है, और ये बुक आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। नई बुक हमारी है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम प्रहार। और बता दूं कि इसको मैंने खुद डिजाइन किया है, ठीक है। मतलब ये इमेजेस वगैरह मेरा चुन के लगाया गया था ताकि देखने में अच्छा लगे लगे कि हाँ वाकई एक योद्धा की तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे। और बिकॉज कि हमारा जो कल्चर भी है फिजिकल एजुकेशन का, तो ग्रीक स्पार्टन योद्धा से संबंधित है। हमारा फिजिकल एजुकेशन वहीं से स्टार्ट हुआ, एक तरीके से वही जन्मभूमि मानी जाती है, ठीक है। साथ ही साथ हम योगा पे भी, अब इंडियन में भी कुछ कल्चर है तो वो भी हम लाएंगे, उसके नाम पर भी बुक आने वाली है। आप लोगों को किसी को शेयर करना है तो डायरेक्टली ये पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, ये लिंक पे आप पीडीएफ से ही डायरेक्ट उस ग्रुप में आ जाएंगे। जो भी चीजें आपको चाहिए डायरेक्ट आप वहां से ले लेंगे। और अगर किसी को डेमो भेजना है, जैसे आपका कोई दोस्त है वो कहता है कि सर डेमो वीडियो कैसे देखें, आप जो क्लास चला रहे हो, तो ये डेमो पीडीएफ का लिंक है, और ये डेमो क्लास का लिंक है, ठीक है। मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग जो आपकी क्लासेस हैं, 3-4 डेमो क्लासेस का जो है वो यहाँ पर मैंने लिंक दिया है। आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा आज का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है? डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। और ये बता दूं कि आने वाले अगले 3 सालों में सभी का, जिसका भी ये खराब खाने पीने का, अच्छा डाइट का, न्यूट्रिशन का सिस्टम नहीं है, उसको दिक्कत होने वाली है। क्योंकि इस समय का इतना गंदा सिस्टम हो गया है खाने पीने का, मैं बता दूं आपसे कि सभी को प्रॉब्लम होनी है। ऐसा कोई भी बच्चा बच नहीं सकता, कोई भी मतलब बचेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं आने वाले आगामी चीजों के लिए। आपका अच्छा लीडर वही होता है
अच्छा लीडर वही माना जाता है जो कि पहले से आने वाली समस्याओं को भाप ले और उसके हिसाब से काम करे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में बेसिकली हमें क्या ध्यान देना है, तो एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर इसका जी। तो पाचन तंत्र में हमारा क्या है, तो देखिए पाचन का मतलब होता है कि डाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप कुछ खाते हो, जैसे हमने बताया था आपको, हमने बताया था कि जब भी हमारे शरीर के लिए, इंसानी शरीर के लिए दो चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है, न्यूट्रिशन और दूसरा बताया था मैंने ऑक्सीजन। तो अभी तक आपने दो सिस्टम जो पढ़े, एक पढ़ा आपने सर्कुलेटरी और दूसरा आपने पढ़ा था रिस्पिरेटरी। इन दोनों में हम ऑक्सीजन कैसे लाकर अपने बॉडी के मसल्स टिश्यू को पहुंचा रहे थे, इन सब सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रिशन कैसे देंगे, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन का तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक अंग अपना कार्य करने के लिए क्या लेती है, अपना खर्च लेती है। और वह खर्च कैसे जाता है उनको, कैलोरी के फॉर्म में। तो बॉडी में इतने सारे सिस्टम दिए गए हैं, कोई भी सिस्टम फ्री में काम नहीं करेगा। इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए कैलोरी। और कैलोरी कैसे मिलता है, तो उसी का, हम लोग जो खाना खाते हैं वो डायरेक्ट कैलोरी में कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं। उसी प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, और वह फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, डायरेक्ट फूड से, देखिए यहाँ पे फूड मिलेगा, अभी डायरेक्ट फूड से, देखिए यहाँ से डायरेक्ट फूड मिला, अब डायरेक्ट फूड से सारे बॉडी में कैसे कैलोरी जाती है और कैसे उनके सब्सटेंसेस जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं प्रोसेस को हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ते हैं। जिसके दौरान बड़े बड़े जो फूड होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में विखंडन किया जाता है, और सूक्ष्म पदार्थ जो कि एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं, वो हमारे ब्लड में जो भी उनसे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में मिलने के बाद शरीर के अलग अलग भागों में जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, उन कोशिकाओं तक वह पहुंच जाता है। ये सारा सिस्टम किसका काम करेगा, यहाँ पर आपका काम करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी। और न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं करते हैं, देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपका वेस्ट मटेरियल को निकाल रहा था, बाहर निकाल रहा था कि नहीं, सही बात है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी आपका वेस्ट मटेरियल निकालता है। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये देख लीजिए, ये पूरा सिस्टम होता है ना। हम जब भी खाना खाते हैं तो माउथ से ये लेते हैं, इसके बाद आगे जैसे बढ़ता है तो एक पाथ, तो बहुत सारे, मैंने बताया था ना कि जब भी हम सिस्टम पढ़ेंगे तो उस सिस्टम को कंप्लीट करने में मिनिमम दो या दो से अधिक, दो होगा या इससे अधिक ऑर्गन्स मिलकर एक सामान्य उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो इसे ही कहा जाता है सिस्टम। यहाँ पर तो देखिए इस सिस्टम की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, माउथ कैविटी, ठीक है, फेरिक्स, एसोफेगस, कल हम लोग यही पढ़ रहे थे, ट्रैकिया था। लेकिन आज यहीं से लेरिक्स के पास से ही आपका दो पार्ट बढ़ जाता है। फेरिक्स के बाद जो लेरिक्स आता है, दो पार्ट पटेगा यहाँ से, और एसोफेगस जो कि फूड पाइप होता है, फिर आता है स्टमक, फिर आता है आपका उसके पास लीवर, उसके बाद पेनक्रियाज, ये लीवर के पास आप देखेंगे गैल ब्लैडर, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, और एनस के थ्रू आपका वेस्ट मटेरियल बाहर। तो इतने सारे आप देख सकते हैं कि ऑर्गन्स यूज होते हैं इस प्रोसेस को पूरा कराने में। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब मुख्य जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, उसको दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनल। अब देखिए ये हम साइंस में जा रहे हैं, अब हम धीरे धीरे साइंस की
टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो साइंस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड आएगा। अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावलियां, मतलब ऐसे सब एलिमेंट्री कैनल पूछेगा, वो नहीं पूछेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, वो पूछेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से दो मुख्य भाग है। तो आपको बताना है कि एक एलिमेंट्री कैनल होता है, उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, या फिर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। बात समझिएगा ध्यान से। मनुष्य का पाचन तंत्र दो भागों में बटा है, एक उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, कहीं कहीं आप इसको बकल कैविटी के नाम से भी जानेंगे, बकल कैविटी। सुना है ये सारा नाम आपने? तो सुना है आप लोगों ने सारा नाम यहाँ पे? चलिए, तो अच्छी बात है आप लोगों ने सुना है। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम से आया करिए, जो लोग टाइम से नहीं आता है वो भी दिक्कत होती है, मुझे आपको भी। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मुझे लगा था कि कोई आया हुआ है, इस वजह से, क्योंकि कॉल आ रहा था पीछे से, आप किसी साथी का ही। तो एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं? तो माउथ, फेरिक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ये चीजें होती है आपकी एलिमेंट्री। आपको कहेंगे सर ये तो सारे ऑर्गन्स तो हो ही गए, तो फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या बचा? और दूसरा होता है द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे टंग हो गया, टिथ हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, गैल ब्लैडर, मतलब जहां से, एक बात ये समझिएगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसका नाम ही है डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर द एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, जहां से हमें लिक्विड, मतलब एक तरीके से ये मानिएगा कि लिक्विड या फिर हमें इंजाइम मिलते हैं, जहां से हमें इंजाइम प्राप्त होते हैं, इंजाइम, ठीक है, आपको मिलते हैं, जहां से इंजाइम मिलते हैं, जो ऑर्गन इंजाइम देते हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं? वो सारे हमारे आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, तो ये हमारा क्या है, देख सकते हैं आप लोग, टंग, टिथ, टंग में से भी निकलता है इंजाइम, टिथ में से भी निकलता है, स्लाइवरी ग्लैंड भी निकालता है, गैल ब्लैडर से भी आता है, लीवर से भी आता है, और पेनक्रियास से। तो ये सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड कहे जाते हैं या एसेसरी ऑर्गन्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार सारे सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एक पूरा पार्ट दिखाना चाहूंगा, ताकि हमारा जो भी चीजें हैं वो आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तैयार है सभी लोग? मैं बीच बीच में इसको रोकूंगा, रोकने के बाद समझाऊंगा भी कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि एक बार पहले पूरा देख लेंगे ना बिना रोके, तब समझ में आएगी। नहीं तो मैं बोलता रहूंगा तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो है ना। Let me show you how you can turn one simple prompt into a stunning presentation in just seconds using AI. 5 स्टेप्स में करते हैं हम खाना डाइजेस्ट। इस वीडियो में ऐसी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि फिर कभी नहीं भूलो। ठीक है, तो चला जाए, आवाज आ रही है? यस। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मैं आपको बॉडी के अंदर फूड की जो जर्नी है वो दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, यानी माउथ में। देखिए, जब भी आपका सबसे पहला फूड अगर मुंह में जाता है, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं, एक हमारा प्रोसेस होता है फूड को मुंह में इस तरीके से रखना ही पहला स्टेप होता है डाइजेशन का, जिसको इंजेशन कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे येलो कलर से लिखा है इंजेशन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंजेशन क्या होता है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है,
है फूड की एंट्री। सबसे सिंपल यही स्टेप है। जो भी फूड टेस्टी दिखा बस उसे उठाकर मुंह में डालना है, राइट। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, यानी अब जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है डाइजेशन। डाइजेशन आपका पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि डाइजेशन की प्रक्रिया या पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो पाचन की प्रक्रिया आपके मुंह से ही प्रारंभ होती है। मुंह में डाल दिया और थोड़ा सा इसमें जब से आगे बढ़ेगा, जैसे ही हमारी पाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई, मतलब पाचन की प्रक्रिया जैसे ही इस पर स्लाइवरी ग्लैंड ने इस पर काम किया, मतलब स्लाइवा हमारे मुंह से निकला, इसका मतलब कि वहां से डाइजेशन होना शुरू हो गया। ठीक है। खाने को पचाना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। टीथ यूज करके हम फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो वाटरी लिक्विड होता है और फूड को वेट कर देता है। फूड के स्मॉल पीसेस और सलाइवा को हम टंग यूज करके मिक्स करते हैं। अब हम इस रिजल्टेंट मिक्सचर को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट अब देखिए स्लाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले इस प्रोसेस को समझ स्टार्च लीजिए। या कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वालो करने के बाद फूड फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस फूड को स्टोमक तक लेकर जाता है जहां फूड करीब 3-4 घंटे तक रहता है और डाइजेस्ट होता है। स्टोमक की वॉल्स पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इस जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। यहाँ मेन काम पेप्सिन एंजाइम का होता है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है? पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाए। और हाँ, ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस क्या काम आता है? म्यूकस स्टोमक की इनर लाइनिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज स्टोमक के सरफेस पर इरोजन हो जाएगा और अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स का एक नैरो पाइप है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सबका फाइनल डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लिवर और पैनक्रियाज। लिवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो लिवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल नेचर में एल्कलाइन होता है एंड इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट फैट्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि एंजाइम्स इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ये एंजाइम्स पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। एमिलेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और लिपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करता है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। अब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया और बॉडी ने लार्ज इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों? समझ में आया यहाँ पर कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पर बताने का तरीका ये था, जी ठीक है उमेश जी,
हम लोग चलते हैं अपने उसकी तरफ जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने यहाँ से बताई थी आपको। एक मिनट। यस। होता है हमारी बॉडी में, ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाए जा सके, जहां ये सेल्स में स्टोर होते हैं और एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर के काम आते हैं। ब्लड में ये प्रोडक्ट्स थर्ड स्टेप में मिक्स होते हैं। इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल देख लीजिए कहाँ तक हमारा डाइजेशन था, जब वहां तक एमाइलेज यानी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्टिंग होती है माउथ से, ठीक है, और लेकिन एंडिंग कहाँ पे होती है, एंडिंग होती। इसको आप जिसको नहीं समझ में आया है 2 से 3 बार इस चीज को देखिएगा। अब आप लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो मतलब बहुत इजी वे में आप मना कर रहे हैं खुद ही यूट्यूब से पढ़ने के लिए, और आप खुद ही यूट्यूब का वीडियो दिखा रहे हैं। तो मैंने वो वीडियो लाया है जो वीडियो इजी वे में आपका एक्सप्रेशन करे। आपको डायरेक्टली ये वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, और इसको समझाने के लिए मेरी हेल्प लगेगी, क्योंकि आप खुद से नहीं बहुत ज्यादा समझ पाओगे, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ ये बस एक ऐसा एनिमेशन के थ्रू बताने का एक ये तरीका होता है कि जिससे आपके ना मेमोरी, हमारा जो मेमोरी होता है ना, वो एनिमेशंस को और चित्रों को बहुत तेजी से याद रखता है। तो बस इसीलिए मैंने इसका यूज इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाय द वे, मैं अगर सिंपल वे में खाली बोलता जाऊंगा और कोई इमेज आपके दिमाग में इमेजिनेशन नहीं होगा, इमेज नहीं होगा, तो आप उसको ज्यादा देर तक याद नहीं कर पाओगे। बस इसका यही कारण है, ठीक है। इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। इन विलीज से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। विली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्ट देखिए फोर्थ स्टेप होता है हमारा एसिमिलेशन। एंड एसिमिलेशन डिसॉल्व मतलब फूड मॉलिक्यूल्स को, यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स को बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है। इन मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो सेल इमीडिएटली एनर्जी एंड रिपेयर के लिए यूज में ले लेते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल्स एक्सेस बच जाते हैं वो लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया ना कि जैसी अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में बचता है और अगर यूज जितना होना हो जाता है, तो बाद में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ स्टोर हो जाएगा, लीवर में चला जाएगा, ठीक है। अभी सब दिखाया जाएगा आपको एनिमेशंस के थ्रू। बस यही है कि चीजें स्टोर जल्दी हो से जाते याद हैं। रहेंगी, आप और भूलेंगे जब नहीं। जब बॉडी को नीड होती है, ये ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी देता है। लास्ट स्टेप, स्टेप 5 है इजेशन। जो फूड बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ रिमेनिंग फूड का पूरा वाटर विलीज की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और फाइनली ये सॉलिड फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है। तो ये हमारा रहा। अब आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि ये सब जो भी हुआ है, ये सारे पार्ट्स यूज हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, अगर कभी कभी आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का सीक्वेंस बताइए, कैसे कैसे फूड जा रहा है, तो सबसे पहले माउथ या ओरल कैविटी या बकल कैविटी, फिर फेरिक्स में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से पहले अगर आपका एसोफेगस दिया है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर। और आपको बता दें माउथ, ओरल कैविटी, बकल कैविटी के 3 भाग होते हैं, जिसमें हमारा टंग, टिथ और स्लाइवरी ग्लैंड आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टिथ की बात कर लेते हैं। तो टिथ हमारा क्या होता है, हमारे दांतों के ऊपर का एनिमल, जो आउटर लेयर दांतों के ऊपर पाया जाता है, जिसको हम एनिमल कहते हैं, ठीक है, एनिमल कहते हैं, जो मानव शरीर का सबसे कड़ा भाग माना जाता है। इसका लगभग 96% भाग मिनरल्स का बना होता है। मानव में जो दांत होता है, ये उम्र के हिसाब से 2 अलग अलग चरणों में होती है,
और अगर प्रकार के हिसाब से बात किया जाए कि कितने, देखिए नंबर ऑफ टीथ और एक होता है टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ और टाइप्स ऑफ टीथ दोनों अलग अलग होते हैं। ये गलती मैंने किया था 2013 के यूपी टीजीटी एग्जाम में, नहीं तो मेरा 2016 में ही सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, 15 में एग्जाम हुआ था, 16 में, लेकिन 18 में हुआ फाइनली। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैं टाइप्स और इसमें क्योंकि एग्जाम था फर्स्ट टाइम तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया था। तो ये सबसे होता है, ये नेचुरल है, मुझसे हुआ तो क्या सबसे होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार इंडिकेट करता हूँ, मेरी गलतियां हैं, मैंने गलती करके सीखा है, तो मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि आप गलती मत करना। तो 4 प्रकार होता है और टोटल नंबर ऑफ अलग होता है, प्रकार अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो 4 हमारा प्रकार होता है, पहले उसको जान लेते हैं कि जो 4 प्रकार है वो कौन कौन से हैं। तो पहले होता है हमारा इंसीजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। तो देखिए हमारा क्या होता है यहाँ पे, इंसीजन जो कि काटने और चीरने का काम करते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर, और जो सबसे पीछे चौड़ा दांत आप देखते हो उसको हम मोलर कहते हैं। अब ये जो होता है, बताया था कि 2 चरणों में होता है। अगर आप एडल्ट हो जाते हो, ठीक है, 21 एज के बाद आपका 32 दांत होगा, और अगर आप 6 मंथ से लेकर 24 मंथ और उसके नीचे वाले में आपके तकरीबन 28 दांत होते हैं। मतलब 24 मंथ तक अगर आपके कितने 20 दांत होंगे और इसके ऊपर आपके 28 होंगे, और फिर आपका 32 दांत टोटल 21 एज के बाद आएगा। इसको याद करने का तरीका और इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है तो समझिएगा, आपको आईसीपीएम, ठीक है, आईसीपीएम, और फॉर्मूला है 2123 फॉर एडल्ट। ठीक है, 2123 ये फॉर्मूला होता है। अब आप इसी में क्या करेंगे, देखिए इसी को आप गिनने के लिए आप इसको 4 भागों में बांटिए इस तरह से। तो जब आप 2123, फिर यहाँ पे 2123, फिर यहाँ पे 2123, 2123, तो आप जब देखेंगे तो जोड़ते चले जाइए, 3 3 6, 3 3 9 और 3 4 12, तो यहाँ पे 12 इस तरह से प्लस करते जाइएगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे से प्लस करते जाएंगे तो आपको एक 32 संख्या मिल जाएगी टोटल, अगर आप जोड़ेंगे लास्ट में तो। ठीक है, एक साथ मत जोड़ दीजिएगा यहाँ पर पूरा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2123 ऐसे लिख के जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे मत जोड़िएगा, नहीं तो अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए, तो ये ध्यान देने वाली जरूरत बात थी। दूसरा बात है, मनुष्य में सबसे पहली दांत जो होती है बच्चे की 6 महीने के बाद आना चाहिए, पहला दांत, और वो होता है लोअर सेंट्रल इंसीजर। ठीक है, जो इंसीजर दांत है वो सबसे पहला छोटा सा इंसीजर जो होता है वो यहाँ बीच में बच्चे का स्टार्ट होता है, सबसे पहला 6 महीने के बाद कभी भी आ जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं टंग की। तो टंग मतलब जीभ। तो जीभ क्या होता है, एक एक वॉलेंट्री मसल्स का बना होता है जो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। आपने देखा होगा कि जीभ के ऊपर बहुत सारे एक ना कली टाइप का होता है, कलियां, छोटी छोटी कलियां होती हैं। ठीक है, तो जो कलियां होती हैं जीभ के ऊपर वो, उन्हें हम पिपलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपलाई। वही हमारा स्वाद का अनुभव कराते हैं, मतलब वही एक वो होते हैं, ठीक है, जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स का कार्य करती है। कौन है? पिपलाई। अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो स्वाद का अनुभव कराते हैं और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है। देखिए हर ऑर्गन्स का आपको 3 से 4 चीजें याद करनी है। जितने भी आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप पढ़ते हो, जितना भी आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे, आपको हर एक ऑर्गन्स की 3 चीजें बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला उसका स्ट्रक्चर कितना है, कितना वेट होता है, कितना साइज होता है, कितना लंबा, कितना चौड़ा। ठीक है, दूसरा उसका फंक्शन, उसका मुख्य कार्य क्या है, उस ऑर्गन का मुख्य कार्य क्या होता है। और तीसरा आपको पता करना पड़ेगा या करना पड़ेगा कि जो उसका मुख्य कार्य होता है उसके बाद और उसका दूसरा क्या नाम है, अनदर
या उसको और क्या हम कहते हैं, और उसका अनदर नेम क्या है, अनदर नेम क्या है उसका। अगर आप इन 3 चीजों को याद कर लेते हैं हर ऑर्गन्स का, तो आपको बस इसके अलावा कहीं दिक्कत नहीं होगी। ये पता होना चाहिए आपको। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में पढ़ के एग्जाम निकालने की चाह में है तो ये पता होना चाहिए। और एक बात सत्य है कि एक बार से नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए पाठ्यक्रम बनाया गया था बीपीएड का 2 साल का। तो 2 साल की पढ़ाई आप सोच रहे हैं कि हम वहां पर स्किप कर दिए और हम यहाँ पर 2 महीने में या 2 महीने या 3 महीने में कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या है, यह पॉसिबल नहीं है कि 3 महीने 2 साल की पढ़ाई आप 3 महीने में कवर कर पाए। आपने देखा होगा कि अगर हम 2 साल खाना, अगर हम 4 दिन का खाना एक दिन में खाने की कोशिश करेंगे तो डाइजेशन खराब हो जाता है ना। तो वैसे ही हम लोग, क्या दिक्कत हम लोग को कहाँ होती है कि हम लोग 2 साल की पढ़ाई को 3 महीने में खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम होती है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुछ हम लोग बात कर रहे हैं टंग के, तो आगे वाला जो भाग होता है वो स्वीट है, साइड का जो भाग होता है वो हमारा सोर खट्टा, सॉल्टी हमारा ये आगे का ये वाला पोर्शन है, और अगर बीटर यानी तीखा जो होता है वो पीछे से, और उन्मामी जो होता है वो इस तरीके से देता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्लाइवरी ग्लैंड चलिए पर। ये पूछा जाता है कि चलिए कितने टाइप के उन्मामी स्लाइवरी ग्लैंड उन्मामी होते हैं, तो आप बताइएगा कि 3 पेयर में होते हैं। अगर टोटल हेलो पूछेगा तो 6 होते हैं। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, चलिए ये टेस्ट वाले में आप बता रहे थे उन्मामी क्या है सर ये पांचवा। हमारे मतलब वही खट्टे में जैसे वो पन का होता है, जैसे कह सकते हैं ना, एक ना तो बहुत खट्टा होता है। आप देखा होगा कि आप जब अगर सॉस को बहुत ज्यादा आप लेते हो तो कैसा लगता है, ना तो आप बहुत खट्टा भी कह सकते हो उसको। जी सर। तो यहाँ पर देखिए, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड होता है तीनों सैलरी ग्लैंड में से। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है एक बार। इसके बाद हमको याद रखना है कि जो हमारा लाइवरी ग्लैंड होती है उसमें इमाइलेज पाया जाता है, और इंजाइम जो होता है वो टाइलिन होती है। ठीक है, जो कि कुक्ड करती है, बॉइल्ड करती है फूड को। जो भी उसके पास फूड आया है उसमें अपना मिश्रण डाल के क्या करती है, उसको बॉइल्ड करने का काम करती है, उसको और ज्यादा नर्म करने का काम करती है, ताकि हमारा जो फूड है वो आसानी से एसोफेगस के पीछे उतर जाए। इसके बाद डेक्स्ट्रीन एंड माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, स्लाइवी। और वॉल्यूम ऑफ स्लाइवा की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन पर डे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दिन में कितना स्लाइवी निकलता है, तो पर डे लगभग 1000 ml से लगभग 1500 ml तक के बीच में निकलता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप लोग पानी पिया करो। इसीलिए बोला जाता है कि पानी नहीं पियोगे अगर 2-3 लीटर, तो ये स्लाइवा कहाँ से आएगा बॉडी में। ठीक है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.35 टू 6.85। कुछ कुछ किताबों में वेरी हो सकता है, जो मैंने बताया वो एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, बस इसी का रेंज मैंने बताया आपको। आगे बढ़ता है जैसे हमारा फूड, तो वो जाता है फेनिक्स की तरफ। देखिए, यहां से आपने लिया और यहाँ फेनिक्स की तरफ आ गया। ठीक, अब फेनिक्स की तरफ जब आगे बढ़ता है तो वहां से एक पाइप जुड़ा है जिसको हम आहार नाल कहते हैं, एसोफेगस। फूड पाइप, जैसे वहां पर था विंड पाइप, कल हम लोग पढ़ रहे थे, वैसे ही एक हमारा फूड पाइप भी होता है। ठीक है, और उसी के पास जहां पर विंड पाइप यानी ट्रैकिया, और उसी के पास एसोफेगस यानी कि फूड पाइप, इन दोनों के, समझिएगा ध्यान से, इन दोनों के बीच में ही एक ऐसे ढक्कन होता है जिसको हम इपीग्लॉटिस के नाम से जानते हैं। ये इसका बहुत ही मुख्य कार्य होता है। अगर ये थोड़ा सा भी कार्य करना बंद कर दिया तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और आप जिंदा नहीं बचोगे। बिकॉज कि इसको पता है कि कौन सा हमें पाइप को ढकना है। खाना आ रहा है तो हवा वाला पाइप ढक दो, और अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो खाना वाला पाइप ढक दो, है ना। तो इसीलिए आपसे, देखिए, आपने एक चीज देखा होगा कि आपसे बार बार बोला जाता है कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। बिकॉज
कि आपका लैरिक्स उस समय जो आपका वॉइस बॉक्स है वो आपका क्या कर रहा है, उसी के पास देखिए एपिग्लॉटिस भी है, फेनिक्स यहाँ पे लैरिक्स के नीचे आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें दिक्कत क्या होती है, उसमें आपका एक दिक्कत ये होता है, ठीक है, उसमें एक दिक्कत क्या होती है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आपका दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर ये दिक्कत हो रहा है वॉइस बॉक्स में कि आप बात कर रहे हो, खा भी रहे हो, तो वो ना एपिग्लॉटिस बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है, किसको ढकना है, इसीलिए खाना कभी कभी हमारा अटक जाता है और उल्टे रास्ते यहाँ से बाहर भी निकल जाता, नाक से कभी कभी बाहर भी निकल जाता है, आपने देखा होगा, इसीलिए मना किया जाता है। तो एसोफेगस की बात कर लेते हैं। इसकी जो फूड पाइप कहते हैं, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और आपको बता दूं कि ये जो फूड पाइप, लेकिन ये कोई फूड पाइप नॉर्मल पाइप नहीं है, हमारे और आपके घर के तरह वाला पाइप नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि ऐसा इसमें आप देखिए कि पाइप में अगर कोई, मान लीजिए ये पाइप है, अगर इसमें हम कोई सामान डाल के इसको उल्टा कर देते हैं तो फिर वापस से वो सामान नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे इसमें चला जाता है, फूड पाइप में खाना चला जाता है, तो धीरे 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 क्या होता है, ये इसको नीचे की तरफ ढकेलता है। तो इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं क्रमानुकंचन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खाना जब स्टमक से आगे, मतलब कि वहां से आगे पहुंचा, कहां से, एसोफेगस से, तो आगे वो लाकर खाने को यहाँ पे रख देता है। ठीक है, जे शेप में होता है हमारा स्टमक, जिसकी आकार जे शेप में होती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है और इसके 4 भाग होते हैं, और इनकी दीवारों पर 3 ग्लैंड पाए जाते हैं जिससे कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। एक होता है फंडिंग ग्लैंड, ठीक है, अब वहां देखते हैं कि क्या क्या निकालते हैं वो लोग, है ना, आइए। दूसरा होता है पैलोरिक ग्लैंड, ठीक है। तो फंडिंग ग्लैंड आप देख रहे होंगे, फंडस, इसको फंडस कहते हैं, ठीक है। ये पैरेटल सेल्स और ऑक्सीडेंशियल, अभी आपको बताया गया था कि जो इसमें फंडिंग ग्लैंड से ही एचसीएल भी निकलता है, पेप्सिन या पेप्सिनोजेन भी निकलता है, रेनिन भी निकलता है ना, ये चीजें हैं। अब पेप्सिन क्या करती है, पेप्सिन जो निकलती है वो प्रोटीन को पाचन, यानी हमारे खाने में अगर प्रोटीन का कुछ भी भाग आया है तो पेप्सिनोजेन उसमें प्रोटीन तोड़ने का काम करने लगता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो ये रेनिन है, रेनिन भी एक एंजाइम है, परंतु यह सिर्फ बच्चों में निकलता है। और यह क्या करता है, यह जब आप एडल्ट हो जाओगे, मतलब थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, तो रेनिन आपके एंजाइम निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपने देखा होगा, ये बच्चों में इसलिए होता है कि बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है, दूध को दही में परिवर्तित करने का। आपने देखा होगा कि बच्चा जब बहुत छोटा होता है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, उसको आपने दूध या दूध पीता है अपनी माँ का या जो भी है, तो जब वो उल्टी करता है या कुछ ऐसा करता है तो हमेशा आपने देखा होगा कि वो फिर गाढ़ा निकलता है। क्यों, क्योंकि उसके पेट में जाने के बाद दही उसने वापस किया है। और एक बात आपको बता दूं कि पेट में खाना जाने के बाद यहाँ पर कार्डियक, ठीक है, एक रिंग होता है जिससे कि ये मतलब वापस नहीं जाने देता है इसको, कि ऊपर की तरफ फिर जाके निकल जाए खाना बाहर। अगर जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब हमारे ऑर्गन्स अनकंफर्टेबल फील करते हैं, प्रॉब्लम होता है उसमें। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो मेनली जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन ही निकलता है, और इनकी दीवारों पर, ये जो आप देख रहे हैं, इनकी दीवारों पर क्या होता है, इनकी दीवारों पर ही आपका वो होता है, म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस बहुत जरूरी होता है, और यही प्रॉब्लम मेरे को हुई है। ठीक है, मेरे को भी हो चुकी है ये प्रॉब्लम जो बता रहा था वो, अल्सर वाला थोड़ा सा दिक्कत है पेट में। म्यूसिन जो निकलता है, देखिए म्यूकस से क्या होता है, म्यूसिन निकलता है ना। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो पर डे की अगर बात की जाए तो 1200 से 1500 ml निकलता है हमारा पर डे गैस्ट्रिक जूस। देखिए मैंने बताया था ना कि जब भी हम किसी ऑर्गन की बात करेंगे तो ऑर्गन में हमको 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है। तो देखिए हमने स्टमक पढ़ा तो पहले मैंने शेप बताया, साइज बताया, है ना।
उसके बाद उसके पार्ट्स बताए हमने, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या बताया, उसका फंक्शंस क्या है। देखिए मैंने नीचे फंक्शन बताया कि ये क्या काम करता है। अगर आपने इस तरीके से हर एक ऑर्गन, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको ऐसे ही पढ़ना है और तभी आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी स्ट्रांग होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत वीक है, ऐसा एक्चुअली है कुछ नहीं। बस आप एक बात मानिए कि लगे रहिए, देखते रहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, समझिएगा बहुत अच्छे से। मैं एग्जांपल आपको ये दे रहा हूँ कि आपको एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एक टैब बनाया हुआ है ना, टैब मतलब जो पानी देता है, ठीक है, इस तरीके से आपका पानी देता है, ये टैप है। और उसका पानी जो है, नल आपका जो टैप है, ये बंद करने के, क्लोज करने के बाद भी उसके कुछ पानी के पॉइंट जो हैं वो निरंतर इस पत्थर, यानी आपने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म भी दिया होगा यहाँ पर, तो आप ये देखो कि वहां पर निरंतर गिरता रहता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि लगातार पानी गिरने से भी वो पत्थर को भी छेद कर देता है पानी और अपना स्थान छोड़ देता है। तो कहने का मतलब क्या है, रेगुलरिटी शुड बी मस्ट। अगर आप एकदम, आपको लगता, आप अगर मान लोगे कि हम पढ़ नहीं पाएंगे या हमने कभी पढ़ा नहीं, हमने बीपीएड ठीक से नहीं किया, एमपीएड ठीक से नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अभी से भी पढ़ना शुरू करोगे और ये देखो ना, मतलब पानी के आगे पत्थर क्या चीज है, कोई चीज है? लेकिन पानी निरंतर गिरकर पत्थर को भी छेद कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। बस आपको, आपके अंदर एक जिद होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, मैंने भी जो एग्जाम निकाले हैं सब जिद में निकाले हैं कि नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी, यही एक कारण भी है, मैं आपको बता दूं कि कारण ये है कि जो मेरे साथ के लोग बीपीएड और एमपीएड किए थे, वो मुझे इतना अच्छा, देखिए, होने के बाद भी वो मुझे वो वैल्यू नहीं समझते हैं। उनको लग रहा होगा कि वही नॉर्मल होगा कि यार क्या ही कर लिया होगा, अब तक कितना जानकारी है। लेकिन एकदम जिद हो गया था कि पढ़ना है और इतना आगे निकलना है कि पूछना नहीं किसी को। तो वो मुझे उस लेवल पे, जो मैं उस समय था, वो उस लेवल को मेरे को देख रहे थे, और आज का लेवल वो नहीं थे, क्योंकि इतने दूर मुझसे दूर रहे हैं, तो उस लेवल को वो नहीं देख पाए। वो लेवल को आप लोग देख पा रहे हो, जो लोग मेरी बुक पढ़ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि मेरी क्या लेवल है, ठीक है। तो आपका भी दिन बदलेगा, बस मेहनत करते रहो। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। मैं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ क्या? तो ये हमारा कंप्लीट था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा खाना, देखिए, आगे बढ़ेगा यहाँ के बाद से आगे की तरफ, तो यहाँ से स्टार्ट होता है डोडनम। और डोडनम यानी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, डोडनम, जोजनम और इलियम। ये 5% ही होता है, ठीक है। देखिए खाना छोटी स्मॉल में जा रहा है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, एनिमेशंस के थ्रू हमने देखिए बताने की कोशिश की हुई है। और ये सबसे बड़ा भाग लगभग 6-6.5 मीटर का होता है, याद रखिएगा, 6 से 6.5 मीटर के बीच का होता है, ठीक है। और जैसे ये आगे बढ़ता है और खाना ज्योजनम के पास आता है, तो वहीं पर हमारा क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है, और पेनक्रियाज होता है। तो लीवर के गैल ब्लैडर से निकलता है हमारा, ठीक है, तो लीवर से हमारा बाइल जूस निकलता है और पेनक्रियाज से हमारा पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। और ये पेनक्रियाटिक जूस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। इन तीनों अलग अलग उस पे काम करते हैं, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना, ठीक है। अब देखिए, आपका मेन काम डाइजेशन तक, यहाँ पर ही डाइजेशन होता है। अब जो चीजें आती हैं वो आगे होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो हमारा जितना भी एब्जॉर्प्शन होना था न्यूट्रिशन का हो जाता है, जो वेस्ट होता है वो हमारे किस में चला जाता है? देखिए वेस्ट मटेरियल, देखिए यहाँ से इंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 4 भाग होते हैं।
पहला होता है असेंडिंग कोलान, देखिए यहाँ पे कोलान आप पढ़ रहे हैं ना, देखिए असेंडिंग कोलान, ट्रांसवर्स कोलान, डिसेंडिंग कोलान और सिग्मॉइड कोलान। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, देखिए हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही मुख्य काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पानी का अवशोषण किसका कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, अल्कोहल का। तो जिसको पता है भाई फटाफट बताए। देखिए हम टाइम लेंगे पढ़ाने के लिए आप लोगों को, लेकिन सही चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, 90% स्टमक में होता है। हाँ, अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्टमक में होता है। बाकी नॉर्मल पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब पूरी तरीके से पानी आपका लार्ज इंटेस्टाइन में सूख जाता है। जो भी आपके खाने की ज्यादा पानी आई हुई है वो इसको सोख लेता है और शोषण कर लेता है, और इसके बाद वेस्ट आपका रेक्टम और एनस के थ्रू, ठीक है, बाहर निकल आता है। इसमें एक यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटा सा देख रहे होंगे पूछ पूछ टाइप का होता है, इसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है पाचन क्रिया में। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब आप देखिए कि इसका टोटल लंबाई 150 सेंटीमीटर लगभग 1.5 मीटर होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से लंबाई में। तो लार्ज क्यों बोला गया, क्योंकि ये साइज में चौड़ी होती है उसके मुकाबले। ठीक, आज का ये हमारा लेसन खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। हाँ भाई आंसर आ गया, बी भी आंसर आ रहा है। भीम प्रकाश जी का, आशु, उमेश, ध्रुव, फरीदा खातून जी, सबका बी आंसर आ रहा है। यस, तो बी देखते हैं, आइए चलते हैं, क्या बी सही है जी, बिल्कुल सही है बी। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। ठीक, आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लीवर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। मुंह में भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर, हाँ, बी यहाँ करेक्ट है, बड़ा बी सही जा रहा है। पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्य स्थल है। तो द मेन साइट फॉर एब्जॉर्प्शन डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स इज द। तो एब्जॉर्प्शन का सबसे मेन साइट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है। कुछ लोग स्मॉल बोल रहे हैं, कुछ लोग लार्ज बोल रहे हैं, कुछ लोग बी है। बी भी आ रहा है, भीम प्रकाश जी, पंकज जी, फरीदा खातून जी, उमेश कुमार सी बोल रहे हैं, अजय जी बी बोल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या राइट आंसर है। तो बी इज राइट आंसर। एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेशन के बाद लास्ट यहाँ पर जो इसका मैंने बताया था, डोलनम, जोजनम, इलियम, इलियम से आपका एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, विलाई में, विली में, अभी देखा था ना विली कहाँ होता है। द एसिडिक इन्वायरमेंट इन द स्टमक इज प्राइमरली ड्यू टू। तो अमाशय में जो अम्लीय वातावरण होता है, ठीक है, मुख्य रूप से किसके कारण होता है। पित्त, बाइल के कारण होता है, म्यूकस के कारण होता है, एचसीएल के कारण होता है। मतलब पूरा इन्वायरमेंट ही एसिडिक हो जाता है, ये आपको बताया गया था एसिडिक वाला। या फिर पेप्सिन, एचसीएल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। पाचन नली का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय दोनों को स्राव प्राप्त कराता है, यानी विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द बोथ लीवर एंड पेनक्रियाज। आइए इसका आंसर सी आ रहा है, सलोनी बलियान जी डोडनम बोल रही हैं। हाँ, सी, प्रीति जी भी सी, खुशबू जी सी, सी, आंसू सी, यस। आइए देखते हैं कि क्या सी सही है जी, बिल्कुल सही है। डोडनम छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग होता है,
यह यकृत, पित्त और अग्नाशय रस दोनों से स्राव प्राप्त करता है। तो डोडेनम में क्या होता है, पेनक्रियाज भी अपना छोड़ देता है और लीवर भी, जो गैल ब्लैडर है वो भी अपना पित्त रस छोड़ देता है और पेनक्रियाज अपना पेनक्रियाटिक जूस छोड़ देता है ना। आगे, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों में शामिल होती है? इनमें से कौन सी ग्रंथि? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो ये पढ़ रहे थे, तो ग्रंथि का सवाल कहाँ से आ गया? तो ये पेनक्रियाज है, ठीक है। ये इसको कभी कभी अंतःस्रावी भी काम कर सकता है, बाह्य स्रावी भी, ठीक है। आगे, प्रोटीन को पाचनाने वाला एंजाइम पेप्सिन कहाँ सक्रिय होता है? माउथ में, अमाशय में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। पेप्सिन कहाँ से मिलता है? फटाफट आंसर बताइए। सी कहाँ होगा भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ आता है पेप्सिन? बी होगा, स्टमक से निकलता है। अभी आपने पढ़ा ना कि हमारे स्टमक से 3 चीजें निकलती है, HCl, पेप्सिन और आपका रेनिन भी होता है, ठीक है, लेकिन रेनिन कुछ समय बाद नहीं निकलता है, ठीक। आइए देखते हैं, ये आंसर नहीं है, बी आंसर इज करेक्ट होगा, ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा माना जाता है? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, एनिमल, दंतवक। निम्नलिखित में से कौन सा यकृत का कार्य नहीं है? लीवर का कार्य कौन सा नहीं है? ये है पित्त का उत्पादन करना, ग्लाइकोजन का भंडारण करना, ये भी होता है। रक्त का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये भी करता है। इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए लेवल, देखिए क्वेश्चंस का लेवल, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा भी है कुछ। अब यहाँ पे सेमी डाइजेस्टेड एसिडिक फूड दैट लीव द स्टमक इज कॉल्ड। अगर अभी अर्ध पचा हुआ भोजन जो अम्लीय हो जाता है लेकिन अमाशय से निकल जाता है, तो उस निकले हुए भोजन जब आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलस, पित्त, काइम या फीसस? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, काइम कहते हैं, ठीक है, काइम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। द फाइनल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द डोडेनम, जोजेनम, इलियन और कोलन। ध्रुव चौधरी जी सी बोल रहे हैं, सलोनी जी ई, हाँ इलियम बोल रही हैं, सी, सी उमेश जी, सुनीता जी सी भीम प्रकाश जी सी। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा, सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक कार्य है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक कार्य है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बताइए इनमें से चारों में से। बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बताइए कोई बी, डी कैसे होगा भाई? भीम प्रकाश जी, डी कैसे होगा? हमने बताया था ना कि HCl निकलने से ही पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है, और पेप्सिनोजेन जब एक्टिवेट हो जाएगा वो तो एंजाइम निकालता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम निकालता है और उसने प्रोटीन पे कार्य करना शुरू करता है, प्रोटीन को तोड़ना शुरू करता है, ठीक है। और जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है, एमाइलेज और लाइपेज और, फटाफट बताइए, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन उसको तोड़ता थोड़ी ना है, उसको पचाने का काम करता है। मतलब जो भी प्रोटीन की मात्रा आई हुई है उसको लेगा। चलो यहाँ पे HCl, यहाँ पे बात कर नंबर ऑफ परमानेंट टीथ कितना होता है? परमानेंट टीथ तो 32 होता है परमानेंट टीथ, नंबर पूछा है, ठीक।
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक तत्व आंतों की दीवारों से होकर रक्त प्रवाह तक प्रवेश करते हैं। बताइए क्या कहलाता है? फटाफट आंसर बताइए। सी भीम प्रकाश जी, सी आशु कुमार जी, सी विवेक जी, सी सरोनी जी, सी प्रतिभा खातून जी, सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि सी सही है। बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग आते हैं और इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप नए हैं और अभी आप नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट हमको बताइए, आज का क्लास भी खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर। 1 2 3 आंसर आ रहा है सुनीता उज्ज्वल जी का ए। 1 2 3 आंसर आ रहा है ए, इसका मतलब बहुत बढ़िया। चलिए तो आप लोगों को देख लेता हूँ कि क्या ए सही है। सब लोगों ने ए बोला है, आइए देखते हैं कि ए सही है। हाँ, वेरी गुड, ए सही है। इसका मतलब आप लोग को आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चन जो पहले आप लोग लगाने से डरते थे, आप लोग खुद बताइएगा अपना अनुभव कि पहले इस तरह के क्वेश्चन देखने से लगता था कि सर नहीं हो पाएगा, गलत कर देते थे एग्जाम में। कई सारे लोग जो केवीएस नवोदय में एग्जाम दिए होंगे और ये मारस में, डी ट्रिपल एस बी में हैं, उन लोगों से पूछिए कि ये क्वेश्चंस जब उन्होंने प्रैक्टिस करके नहीं किया हो तो कैसा लगा होगा। और मैंने आपको ट्रिक बताया और अब कितना मजा, ये क्वेश्चन आप ढूंढ के करोगे जहां देखोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबलिंगुअल ग्लैंड से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत सही है। फटाफट फटाफट बताइए, अभी तक किसी का भी नहीं आया। क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं आ रहा? सी आ रहा है। 1 2 3, 1 2 3 सी आ रहा है सभी का। विवेक जी, सलोनी बल्याण जी, फरीदा जी, और कौन कौन है? चलिए सभी का सी है। पंकज, यास्मीन जी सी, प्रीति जी सी। चलिए तो देख लेते कि क्या सी सही है। अरे, दो के बाद तीसरा कहाँ गया भाई? इसका आंसर का ये कैसे हो गया? अच्छा, अब मुझे देखना पड़ेगा इसका क्या दिया हुआ है। इट इज लोकेटेड अंडर द टंग। ठीक है, पहला सही है। इसके बाद यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। अरे भाई, सबसे बड़ी कौन सी होती है? सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल? बताइए फटाफट। सही है, सब लिंगुअल ही होती है। ठीक। उसके बाद है इट्स सिक्रीशन इज म्यूकस। तीसरा सही है। सही है। म्यूकस ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारा क्या है? विच स्टेटमेंट्स अबाउट स्टमक स्ट्रक्चर आर करेक्ट? विच स्टेटमेंट अबाउट स्टमक स्ट्रक्चर आर करेक्ट? स्टमक हैज 3 मेन पार्ट। फटाफट बताइए। ए भीम प्रकाश जी पहले बता दिए ए।
आशु जी ए, विवेक यादव ए, ध्रुव चौधरी ए, सलोनी बलियान ए। आइए देखते हैं कि ए सही है क्या। 3 4 5 सही है भाई। सी सही है। 3 4 5 ये गलत है। मैंने बोला था 4 पार्ट होते हैं, बताया भी था अभी आपको। कार्डिया इज द लार्जेस्ट पार्ट, नहीं फंडस बताया था कि सही होता है। फंड बताया था कि नहीं बताया था। फिर फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट, ये सही है। एंट्रम इज द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक, ये भी सही है। पाइलोरस है स्पिंक्टर मसल्स, ये भी सही है। चलिए, अमाशय के मुख्य 4 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम। फंडस वास्तव में अमाशय का ऊपरी गुंबदकार भाग होता है और एंट्रम अमाशय का निचला और संकरा भाग है जो पाइलोरस से जुड़ता है। पाइलोरस में पाइलोरिक स्पिंक्टर मांसपेशी होती है जो अमाशय से छोटी आंत में भोजन के प्रवाह को नियंत्रित करती है। कार्डिया अमाशय का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, यहाँ पे कार्डिया सबसे छोटा भाग है, सॉरी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। फटाफट बताइए इसको। आप लोग अपना दिमाग लगाइए भाई, देखूं मैं आप लोग कितना सही कर रहे हो। आंसर नहीं आ रहा। ए आ रहा भीम प्रकाश जी का, इंजेक्शन ए आ रहा है। ठीक है, और किसी का? सलोनी बल्याण जी का भी ए आ रहा है। ठीक है, प्रीति जी का भी ए आया है, फरीदा खातून जी का ए है, विवेक यादव ए, अजय जी ए, प्रदुम जी ए। ठीक है, ठीक है। चलिए, ध्रुव चौधरी जी, सुनीता उज्जवल जी। तो आइए देखते हैं कि ए सही है कि गलत है ना। तो ए इज करेक्ट आंसर है। इसमें क्या है, पाचन प्रक्रिया का सही क्रम है, इंजेशन भोजन को मुंह में लेना, डाइजेशन भोजन को तोड़ना, एब्जॉर्प्शन इसका रक्त में प्रवेश होना, अंत में एसिमिलेशन जो कि कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाना। ठीक है, तो ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुंदर एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब यहाँ पर हम लोग पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल है, सबमैंडिबुलर और पेनक्रियाज है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इनका लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फटाफट इस आंसर को बता दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया है आप लोगों का। हम लोग देखिए थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को भी लगा दे रहे हैं, सारी चीज़ों को कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप लोगों को मिल गया होगा सी, यास्मीन जी का सी आ रहा। तो इसमें मैंने बताया सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको वो देखना है जो कि सबसे आसान है। तो पेनक्रियाज, कैसे सी गलत आ रहा है मेरे हिसाब से, तो चौथा का डी होना चाहिए। पेनक्रियाज आपका अग्नाशय स्टमक के पीछे होता है, तो चौथे का डी कहाँ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना। कैसे आप लोग गलती कर रहे हैं भाई, इतना बताने के बाद। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। पैरोटिड बेनेथ ऑफ द टंग, जीभ के नीचे, अंडर द जॉ बोन, इन द फ्रंट ऑफ ईयर, है ना। देख लो सब भाई, पहला वाला का सी है, तो पैरोटिड कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स, सबसे बड़ा होगा ये पैरोटिड ग्लैंड्स। सब लिंगुअल कहाँ होगा, ये आपका दूसरे का ए होगा। ठीक है,
जीभ के नीचे होता है और सबमैंडिबुलर अंडर द जॉ बोन, ठीक। तो कभी गलत नहीं है। आगे, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और गैल ब्लैडर, ठीक है। फटाफट आंसर ए आ रहा है। अजय जी, भीम प्रकाश जी, विवेक जी, बहुत तेजी से करना है। आज का जमाना, मान लीजिए मैं बता दे रहा हूँ आपसे, अब फिजिकल एजुकेशन में जो ज्यादा क्वेश्चन सही करेगा वो नहीं, सही तो आपको करना ही करना है, सही के साथ साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, कम समय में भी आप अच्छा करें। चलिए, तो आइए देखते हैं कि क्या आंसर ए सही है। जी बिल्कुल सही, ए आंसर है। तो आइए देख लेते हैं। स्टमक का मतलब है यहाँ पर मैकेनिकल चर्निंग एंड इनिशियल प्रोटीन डाइजेशन, यांत्रिक मंथन होता है और सबसे पहले प्रोटीन का पाचन आपका स्टमक में शुरू होता है, ठीक है। प्रारंभिक पाचन जो है प्रोटीन का वो आपका वहाँ होता है। तो पहले का हमारा डी हो गया। दूसरा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि मैकेनिकल चर्न यहाँ पे आ गया, मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारा, जो दूसरे का हमारा सी हो गया और पहले का हमारा डी हो गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे का देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो ए हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड। आप अपना माइक खोलिए, मैं बात कर सकता हूँ आपसे।